So 78th question of paper 2 of SK23. In a healthy individual during the post-absorptive state, plasma glucose levels are maintained within a narrow range. Which physiologic process in the liver is primarily responsible for this maintenance? तो पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट में जो लेवल्स मेंटेन रहते हैं प्लाज्मा ग्लूकोज के वो ग्लाइकोलिसिस से होते हैं मेंटेन, या ग्लूकोनियोजेनेसिस से होते हैं, या वो लाइपोजेनेसिस से होते हैं, या वो प्रोटीन सिंथेसिस से होते हैं। तो पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रही होती है। लिवर मेंटेन करता है ब्लड ग्लूकोज को ड्यूरिंग फास्टिंग प्राइमरीली थ्रू द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन एंड द सिंथेसिस ऑफ न्यू ग्लूकोज। तो अगर ऑप्शंस में ग्लाइकोजेनेसिस लिखा होता तो वो भी गलत होता, ग्लाइकोजिनोलाइसिस लिखा होता तो दैट वुड हैव बीन ऑल्सो द राइट आंसर। यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस है तो हम ये मार्क करेंगे। तो दो चीज़ें होती हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस या ग्लाइकोजिनोलाइसिस। Free fatty acids are released from adipose tissue into the bloodstream. How are these highly hydrophobic molecules transported to other tissues? तो फ्री फैटी एसिड जो एडिपोज टिश्यू से रिलीज़ होते हैं ये किस तरह ट्रांसपोर्ट होते हैं दूसरे टिश्यूज़ पे? बाउंड टू द बीटा लाइपोप्रोटीन्स, बाउंड टू एल्ब्यूमिन, डिजॉल्व डायरेक्टली इन प्लाज्मा या विद इन काइलोमाइक्रॉन्स। तो एल्ब्यूमिन बाउंड होते हैं फ्री फैटी एसिड्स। तो ट्राइग्लिसराइड्स तो ट्रैवल करते हैं लाइपोप्रोटीन्स की फॉर्म में। जो फ्री फैटी एसिड्स होते हैं ये सीरम एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करते हैं। बाकी जो ऑप्शंस में बीटा लाइपोप्रोटीन्स हैं दे आर प्राइमरीली ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स फॉर कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स। फ्री फैटी एसिड्स एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करता है, ये याद रखना है आपने, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड्स के लिए लाइपोप्रोटीन्स होती हैं, बाकी कोलेस्ट्रॉल के लिए भी लाइपोप्रोटीन्स होती हैं। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ प्रोलॉन्ग फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस विच हार्मोन इज द प्राइमरी मीडिएटर फॉर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस टू इंश्योर एडिक्वेट एनर्जी सप्लाई। अगर स्ट्रेस प्रोलॉन्ग्ड हो तो उसमें इंक्रीजिंग रेट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस किस हार्मोन की वजह से होता है? कोर्टिसोल की वजह से, ग्रोथ हार्मोन, नॉरएपिनेफ्रिन या इंसुलिन। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस कोर्टिसोल की वजह से होता है। फिर स्ट्रेस में ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है जिसने ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करना होता है और एंटागोनाइज करता है ये इंसुलिन को, ताकि ब्लड शुगर को ड्यूरिंग स्ट्रेस रेज कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद हाई फीवर, नेक स्टिफनेस एंड अ पॉजिटिव ब्लड जन की साइन। अ CSF sample shows a markedly decreased glucose level and a high count of predominant neutrophils. What is the most likely diagnosis? तो अगर आपका ग्लूकोज लेवल कम है, न्यूट्रोफिल्स रेज्ड हैं, तो दैट गिव्स द सस्पिशन ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। तो ऑप्शंस में क्या है? ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस, वायरल मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। मोस्ट लाइकली जो ऑप्शन सी है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, दैट वुड बी द राइट ऑप्शन। फंगल मेनिंजाइटिस, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है कि which of the following inhaled anesthetics is most notoriously associated with liver toxicity? इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स में लिवर टॉक्सिसिटी किससे हो सकती है? हेलोथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सीवोफ्लोरेन या आइसोफ्लोरेन। सो हेलोथेन से लिवर टॉक्सिसिटी हो सकती है, ये याद रखने। उसके साइड इफ़ेक्ट्स में है, FA में भी दिया हुआ है, हेलोथेन से लिवर टॉक्सिसिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट इज़ अपसेट आफ्टर फेलिंग टू गेट इनटू हिज प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी डिस्पाइट हैविंग हाई ग्रेड्स। इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग द एडमिशंस board, he returns home and starts shouting at his parents. So which defense mechanism is to be exhibiting? Sublimation, displacement, projection या rationalization? So displacement would be the right answer. Displacement में एक person शिफ्ट कर देता है अपने एग्रेसिव या सेक्सुअल इम्पल्सेस को एक लेस थ्रेटनिंग टारगेट को, जिसे कोई ईजी टारगेट कंसीडर करता है। इन दिस केस घर में उसके पेरेंट्स थे तो वो सारी एग्रेशन वो वहाँ पर निकाल देता है। रैशनलाइजेशन तब होती है अगर वो सोचता है कि हाँ ये हुआ होगा, मेरी ये फॉल्ट्स हैं या ये जिसकी वजह से मेरा एडमिशन नहीं हुआ। प्रोजेक्शन वो होगा कि वो किसी और को ब्लेम करे कि हाँ उसकी वजह से मेरा नहीं हुआ, या उसके अगले बंदे के अंदर कोई ऐसी खामी आप प्रोजेक्ट करो जो ख़ुद आपके अंदर हो, तो दैट इज़ प्रोजेक्शन। Electron microscopy of a cell sample shows swelling of the mitochondria and the presence of amorphous densities or large mitochondrial remnants. What does this finding indicate? इरिवर्सिबल सेल इंजरी, रिवर्सिबल सेल इंजरी, एट्रोफी या हाइपरट्रोफी। अगर एमॉर्फस डेंसिटीज़ माइटोकॉन्ड्रिया में मिल रही हैं ना, तो ये इरिवर्सिबल सेल इंजरी का बहुत पेट फीचर है।
तो सिंपल माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग रिवर्सिबल हो सकती है, सिंपल माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग रिवर्सिबल हो सकती है, लेकिन लार्ज जो फ्लोक्यूलेंट एमॉर्फस डेंसिटीज़ इंडिकेट करती हैं कि इरिवर्सिबल डैमेज हो गया है। इफ़ द कार्बोहाइड्रेट मॉइटी इज़ एंजाइमेटिकली रिमूव्ड फ्रॉम अ ग्लाइकोप्रोटीन, जिसको डी ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं, देन what is the most likely immediate physical consequence for the remaining protein structure? Aggregation and precipitation, antigenic variation, enhanced enzymatic activity या resistance to proteolysis। तो जो कार्बोहाइड्रेट चेन्स हैं वो असिस्ट करती हैं प्रोटीन फोल्डिंग में और सोलेबिलिटी के अंदर भी। अगर आप वो रिमूव कर दोगे तो प्रोटीन्स मिस फोल्ड हो जाएंगी और एग्रीगेट करना शुरू हो जाएंगी। सो ऑप्शंस में से एग्रीगेशन एंड प्रेसिपिटेशन वुड बी द राइट ऑप्शन। ग्लाइकोप्रोटीन्स में से जब आप ग्लूकोज रेजिड्यूज़ रिमूव कर दोगे तो उनकी प्रोटीन मिस फोल्डिंग और इनसॉलेबल हो जाएंगी और एग्रीगेट्स बनाना शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट इज़ ब्रॉट टू द ER इन शॉक एंड सीरम ग्लूकोज इज़ 3.3 एंड क्रेट इज़ 1.9, व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट इमीडिएट स्टेप इन द मैनेजमेंट ऑफ दिस पेशेंट्स शॉक। ठीक है, अब उसका ग्लूकोज 3.3 मिलीमोल्स पर लीटर पे है, क्रेट 1.9 पे है। आपने इस पेशेंट के शॉक में क्या देना है उसको? IV 25% डेक्सट्रोज, IV आप सेलाइन दे रहे हो उसको, ठीक है, हाइपरटोनिक सेलाइन दे रहे हो, आइसोटोनिक दे रहे हो, या फिर आप ओरल ग्लूकोज दे रहे हो, तो आपने उसको आइसोटोनिक सेलाइन देना है। शॉक की मैनेजमेंट में जो कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि फ़ीचर्स क्या हैं। ठीक है, क्रेट 1.9 है उसका, हमने उसको हाइड्रेट करना है। ठीक है, हाइपरटोनिक सेलाइन नहीं देंगे, हमने उसको आइसोटोनिक सेलाइन ही नहीं है। तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड है वॉल्यूम रिप्लेसमेंट का कि आपने उसका BP बढ़ाना है, उसका हार्ट रेट बढ़ाना है, और हमारा क्रेट वैल्यूज़ भी उसको सपोर्ट कर रही हैं। देन फैक्ट्री वर्कर है, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर है की टू इंडस्ट्रियल केमिकल्स, प्रेजेंट्स विद वेट लॉस एंड chronic cough, and which of the following exposures is most strongly linked to the development of bronchogenic carcinoma or other bronchogenic cancers? ठीक है, occupational cancers। तो पोलियो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, विनाइल क्लोराइड है, या फिर अल्कली कंपाउंड्स हैं। मेरा इस PDF को बनाने में बिल्कुल कोई रोल नहीं है, समबडी हैज़ मेड इट। तो ये इस तरह से ये वाला एक पेज ब्लर है, तो सॉरी फॉर डैट। A ऑप्शन वुड बी द राइट ऑप्शन, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का जब एक्सपोजर होता है तो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, इसके अलावा देन पेशेंट डायग्नोज विद ब्रेस्ट कैंसर है, कीमोथेरेपी चल रही है, देन द ऑन्कोलॉजिस्ट प्रेस्क्राइब्स टैक्सेन और पैक्लीटेक्सेल। व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इट? तो टैक्सेन या पैक्लीटेक्सेल क्या करते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं या हाइपर स्टेबलाइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स कर देते हैं, इनहिबिशन ऑफ DNA पॉलीमरेज या अल्काइलोसिस ऑफ DNA। ठीक है, तो ये हाइपर स्टेबलाइज कर देते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स को। जितनी भी टैक्सेन्स होती हैं, पैक्लीटेक्सेल वगैरह, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स को स्टेबलाइज कर देती हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स फिर आगे डीपॉलीमराइज नहीं होते और माइटोसिस में फिर इन्वॉल्व नहीं होते। एज वी नो, माइक्रोट्यूब्यूल्स का सेलुलर डिवीजन में रोल होता है, तो जैसे ही हम उसको हाइपर स्टेबलाइज कर देते हैं तो सेल की जो डिवीजन है हम उसको रोक देंगे। तो ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट में इस तरह दे आर हेल्पफुल। Next question, a worker is using a screwdriver to tighten a screw. Which muscle is most powerful supinator when the elbow is flexed at 90 degree? तो 90 डिग्री पे जब एल्बो फ्लेक्स होती है तब कौन सा सुपिनेटर स्ट्रॉन्ग होता है? ब्रेकियालिस, बाइसेप्स ब्रेकियोरेडियालिस या सुपिनेटर? अब आप बच्चे दो चीज़ों में कंफ्यूज हो सकते हैं, या वो सुपिनेटर का नाम देखेंगे उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं जो कि सुपिनेट करता भी है, या फिर बाइसेप्स ब्रेकियाई में कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, बाकी ब्रेकियालिस, ब्रेकियोरेडियालिस क्यों नहीं है? बाइसेप्स ब्रेकियाई प्राइमरी और मोस्ट पावरफुल सुपिनेटर होता है फ्लेक्स्ड फोरआर्म का। तो जब भी फोरआर्म फ्लेक्स्ड होगी तो फिर बाइसेप्स ब्रेकियाई लगाना है। ठीक है, अ पेशेंट विद ए लॉन्ग फेस, लार्ज मैंडिबल एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी
Genetic testing reveals full mutation in the FMR1 gene involving trinucleotide repeat CGG expansion. What is the diagnosis? So Klinefelter, Down, Fragile X या Edwards syndrome. तो FMR1 जीन तो फ्रेजाइल एक्स के लिए होती है और CGG एक्सपेंशन भी फ्रेजाइल एक्स के अंदर होता है. बाकी फीचर्स भी जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, लॉन्ग फेस, लार्ज मैंडिबल या फिर जो मैक्रो ऑर्किडिज्म नहीं लिखा हुआ यहाँ पे वो भी फ्रेजाइल एक्स के अंदर होता है. तो सी वुड बी द राइट ऑप्शन. इसमें यही क्लासिक फिजिकल फीचर्स आते हैं. An healthy individual feels occasional skipped beats or palpitations. An ECG confirms isolated premature ventricular contractions. The patient is hemodynamically stable. What is the recommended management? ठीक है, आपने बीटा ब्लॉकर शुरू करा देने हैं, ऑब्जर्वेशन पे रखना है, अमाड्रॉन देना है या डेज देना है उसको. स्किप्ड बीट्स हैं, पैल्पिटेशंस भी आते हैं, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं. ठीक है, आप क्या कर सकते हो उसके लिए? आपने वेट एंड वॉच करना है. एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, उसको और कोई भी मसला नहीं है, कोई स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ नहीं है, सिर्फ आइसोलेटेड उसको प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं तो वो बीनाइन होते हैं. उनके लिए किसी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती. ये नहीं है कि बीटा ब्लॉकर देना शुरू कर दो या डाइजॉक्सिन देना शुरू कर दो. ठीक है, आपने सिर्फ ऑब्ज़र्व करना है कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं डेवलप हो रही है, कोई और मसला तो नहीं आ रहा. 45-year-old मेल विद नो हिस्ट्री ऑफ कार्डिक डिजीज़ हैज़ अ फॉलोइंग लिपिड प्रोफाइल: triglycerides 180, HDL 35 and LDL 200. Which of these values is the strongest independent predictor of lower risk of cardiovascular disease? So HDL, LDL, chylomicrons या IDL आ जाता है. HDL is good cholesterol, so lower risk of cardiovascular disease तब होता है अगर HDL वैल्यूज़ अच्छी हैं, दैट इज़ गुड कोलेस्ट्रॉल. LDL इज़ बैड कोलेस्ट्रॉल. तो हाई लेवल्स HDL के प्रोटेक्टिव होते हैं और बेटर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को प्रिडिक्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन: अ पेशेंट इज डायग्नोज विद अ परफोरेटिंग अल्सर इन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम एंड प्रेजेंट्स विद हैवी GI bleeding. Which artery is most likely the source of the hemorrhage? Splinter artery, superior pancreatic or duodenal artery, inferior pancreatic or duodenal artery, gastroduodenal artery. तो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के बिहाइंड गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी होती है और परफोरेशन हमेशा गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी से होगी यहाँ पे, और यही फ्रीक्वेंटली इरोड होती है पोस्टीरियर ड्यूडेनल अल्सर्स में. नेक्स्ट: ड्यूरिंग अ फिजिकल एग्जाम अ कोलैप्सिंग ऑफ वाटर हैमर पल्स इज नोटेड. दिस फाइंडिंग इज क्लासिकली एसोसिएटेड विद विच वैल्वुलर लीजन? जब भी कोलैप्सिंग या वाटर हैमर पल्स की बात आएगी तो ये एओर्टिक रीगर्ज का पैथोग्नोमोनिक है. ठीक है, सो एओर्टिक रीगर्ज में कोलैप्सिंग और वाटर हैमर पल्स आती है, सो एओर्टिक रीगर्ज वुड बी द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन: a child in an underprivileged country presents with a protuberant pot belly, thin limbs and generalized edema. He is primarily fed a diet of corn and water. What is the primary underlying cause of the edema? तो carbohydrate deficiency, hypoalbuminemia, lipid deficiency या vitamin A toxicity है. अब पॉट बेली है, एडिमा है, तो इससे तो पता चल रहा है कि ऑनकोटिक प्रेशर का कोई इशू है, प्रोटीन्स का कोई मसला है. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी का नहीं है, लिपिड डेफिशिएंसी का नहीं है, विटामिन ए टॉक्सिसिटी. सो इवन बाय एलिमिनेशन यू कैन रीच हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया विच इज़ बी ऑप्शन. ये क्वाशर कोर के अंदर होता है और बड़ा पेट सिनेरियो है कि सिर्फ कॉर्न और वाटर पे गुजारा था काफ़ी देर से, तो प्रोटीन नहीं मिली, प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन हो गई, एल्ब्यूमिन सिंथेसिस नहीं हुई, ऑनकोटिक प्रेशर कम हो गया और एडिमा हो गया. Next question: chronic smoker presents with persistent chest congestion and frequent respiratory infections. Long-term exposure to cigarette smoke causes squamous metaplasia in the respiratory tract. Which structural defense mechanism is lost during this wear and tear process? तो अगर chronic smoker था और frequent respiratory infections हो रहे हैं, उसे मेटाप्लेजिया भी हो रहा है, तो स्ट्रक्चरल डिफेंस मैकेनिज्म कौन सा लूज़ हुआ है? डेस्मोसोम्स, माइक्रोबिलाई, सिलिया या हेमीडेस्मोसोम्स. तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर सिलिएटेड एपिथेलियम होती है और सीलिया ने बीट करना होता है अपवर्ड मोशन में और कफ प्रोड्यूस करनी होती है, तो वो म्यूकोसिलरी एस्केलेटर के थ्रू कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस बाहर स्पिट आउट हो जाता है. अगर ये लूज़ हो जाए तो फिर स्क्वेमस एपिथेलियम का मसला आ जाएगा, स्क्वेमस मेटाप्लेजिया आना शुरू हो जाएगा और सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से रिप्लेस हो जाती है. पेशेंट विद अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ प्रेजेंट्स विद अ डार्क नेक्रोटिक स्कार इन द नेजल कैविटी दैट इज रैपिडली इन्वेडिंग द ऑर्बिट एंड ब्रेन. व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म? तो ब्लैक स्कार है, नेजल कैविटी वाले एरिया पे है, म्यूकोर होना चाहिए आंसर. क्रिप्टोकोकस एस्परजिलस, कैंडिडा या म्यूकोर. सो डी वुड बी द राइट ऑप्शन.
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये राइनोसेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस का क्वेश्चन था प्रीवियस वाला। 98 व्हाट आर दी एस सेल्स दैट रिलीज सिक्रेटिन प्राइमरीली लोकेटेड। तो एस सेल्स ड्यूडेनम में होते हैं, स्टमक में होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन या गॉल ब्लैडर में होते हैं। ठीक है, गॉल ब्लैडर में तो नहीं हो सकते, लार्ज इंटेस्टाइन में भी हमने नहीं पढ़ा, तो आप दो जगहों में कंफ्यूज हो सकते हो, आप ड्यूडेनम में हो सकते हो या स्टमक में हो सकते हो। लेकिन स्टमक में हमने गैस्ट्रिन, एंट्रम, गैस्ट्रोपेराइटल सेल्स, चीफ सेल्स, ऑक्जेंसिक सेल्स, वही 3-4 सेल्स पड़े। तो एस सेल्स न्यू हैं, इवन इफ़ यू डोंट नो कि ये ड्यूडेनम से आते हैं, नहीं बाकी किसी से नहीं आ सकते, तो ड्यूडेनम विद बी द राइट ऑप्शन। सीक्रेटिन एस सेल्स ऑफ द ड्यूडेनम म्यूकोजा से रिलीज होते हैं इन रिस्पॉन्स टू एसिडिक काइम एंटरिंग फ्रॉम द स्टमक। तो जैसे ही एसिडिक काइम आता है स्टमक से, एस सेल्स रिलीज हो जाते हैं और वो सीक्रेटिन रिलीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद क्रॉनिक डायरिया एंड वेट लॉस एंड द रिपोर्ट एंड इनएबिलिटी टू टॉलरेट एनी ग्लूटेन कंटेनिंग डाइट। Laboratory results show positive anti-TTG antibodies. What is the most appropriate next step in the management? तो anti-TTG antibodies भी पॉजिटिव बता दी हैं और ग्लूटेन कंटेनिंग डाइट से मसला हो रहा है, तो मैनेजमेंट क्या होती है इस डिज़ीज़ की? डेफिनेटली दिस इज सीलिक डिजीज़, तो एक ग्लूटेन फ्री डाइट, बी एंटीबायोटिक्स, सी स्टीरॉइड्स। तो इसका इलाज सिर्फ यही है कि आपने ग्लूटेन फ्री डाइट देनी होती है, अवॉइड करना होता है अपने ग्लूटेन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 45-year-old male presents with skin hyperpigmentation, diabetes and hepatomegaly. Investigations confirm hereditary hemochromatosis, but genetic mutation is most commonly involved. तो hemochromatosis में HEF, C282Y, ASP1 and ALP। तो hemochromatosis में C282Y की म्यूटेशन होती है, ये याद रखना है। तो C282Y म्यूटेशन इन द HFE जीन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजॉरिटी ऑफ केसेस ऑफ हेरिडिटरी आयरन ओवरलोड। ठीक है, HFE जीन की म्यूटेशन होती है। अब ऑप्शंस में देखें तो उन्होंने बड़ी चालाकी से HEF बनाया हुआ है। ठीक है, जीन गलत है, HEF नहीं है, HFE है। दूसरा C528Y की म्यूटेशन है, तो C282Y म्यूटेशन है HFE जीन में ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट फ्रॉम विच जर्म लेयर इज़ द पैरेन्काइमल स्ट्रक्चर ऑफ द लिवर डिराइव्ड। ठीक है, तो लिवर का पैरेन्काइमल स्ट्रक्चर किस चीज़ से आता है? एंडोडर्म, मीजोडर्म, इंटरमीडिएट मीजोडर्म या एक्टोडर्म से। लिवर का जो पैरेन्काइमा है और जो बिलियरी ट्री की एपिथेलियल लाइनिंग है वो फोरगेट के एंडोडर्म से आती है। ठीक है, और वो कहाँ से आता है? हेपेटिक डायवर्टिकुलम से। हेपेटिक डायवर्टिकुलम से आपके लिवर की पैरेन्काइमा और जो बिलियरी ट्री की एपिथेलियल लाइनिंग है वो एंडोडर्म से आती है फोरगेट के, तो ए वुड बी द राइट ऑप्शन। बाकी ऑप्शन में मीजोडर्म, इंटरमीडिएट मीजोडर्म या एक्टोडर्म है, तो दैट वुड बी रॉन्ग। नेक्स्ट, अ पेशेंट ऑन मेडिकेशन फॉर हार्ट फेलियर प्रेजेंट्स विद नॉजिया एंड येलो टिंटेड विजन एंड ECG इज परफॉर्म्ड विच फाइंडिंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजिटालिस टॉक्सिसिटी। तो डिजिटालिस टॉक्सिसिटी में अक्सर लोग येलो टिंटेड विजन की कंप्लेन के साथ आते हैं और नॉजिया के साथ आते हैं। डायजॉक्सिन क्या कर सकता है? QT प्रोलॉन्गेशन, T वेव इन्वर्जन, PR सेगमेंट डिप्रेशन या स्लोपिंग ST डिप्रेशन। तो स्लोपिंग ST डिप्रेशन डिजिटालिस टॉक्सिसिटी से हो सकती है। डायजॉक्सिन इफेक्ट या टॉक्सिसिटी क्लासिकली सैकिंग या स्कूप्ड ST सेगमेंट डिप्रेशन बोलते हैं इसको, जिसमें ST डिप्रेस हुआ होता है, स्लोपिंग ST डिप्रेशन हुई होती है, तो सैगिंग या स्कूप्ड ST डिप्रेशन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ PPD टेस्ट इज रेड 48 hours after administration. Histological examination of the induration reveals macrophages and specific immune cells. Which cells are primarily involved? ठीक है, PPD टेस्ट 48 hours पे की है। अब इंड्यूरेशन पे मैक्रोफेजेस हैं, स्पेसिफिक इम्यून सेल्स हैं, प्राइमरीली कौन सा सेल्स हैं? T सेल, लिम्फोसाइट्स, B सेल्स, न्यूट्रोफिल्स या फिर ईओसिनोफिल्स। ठीक है, देन इसमें T सेल लिम्फोसाइट्स होते हैं। अब जो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी था, PPD टेस्ट हमने उसके एग्जांपल में पढ़ा था। ठीक है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हमने पढ़ा था, टाइप 4 में PPD टेस्ट पढ़ा था, तो ये क्वेश्चन वहाँ से आया है FA से। आप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस आपने FA से ज़रूर करने हैं, और ये मीडिएट होता है बाय T हेल्पर 1 सेल्स एंड मैक्रोफेजेस। तो टाइप 4 में T हेल्पर 1 सेल्स और मैक्रोफेजेस होते हैं, तो ए वुड बी द राइट ऑप्शन, नॉट योर B सेल्स, न्यूट्रोफिल्स और ईओसिनोफिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चाइल्ड हैज़ ए हिस्ट्री ऑफ सीजनल एलर्जीज, अर्टिकेरिया, एक्जिमा एंड एस्थमा। विच type of the hypersensitivity reaction is responsible for this atopic profile? Type 3, 2, 1, 4, very easy। तो टाइप 1 hypersensitivity reaction होता है, so C would be the right option।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, a patient develops a fever and hives 15 minutes after starting a blood transfusion. Which hypersensitivity reaction is occurring? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है 15 मिनट के बाद ही, दैट इज़ ऑल्सो योर टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. सो ए वुड बी द राइट ऑप्शन, टाइप 1. तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के विद इन 15 to 30 मिनट्स एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हुआ, वो टाइप 1 होता है. एंड कॉमनली आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन टाइप 2 रिएक्शंस हो रहे होते हैं. ठीक है, अगर 15 to 30 मिनट्स मेंशन किया हो कि एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हुआ है तो फिर हम टाइप 1 करेंगे. कॉमनली ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद टाइप 2 रिएक्शंस होते हैं. फॉर द प्रीनेटल डायग्नोसिस ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट विच प्रोसीजर इज परफॉर्म टू चेक फॉर स्पेसिफिक एंजाइम लेवल्स लाइक एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज वगैरह देखने के लिए हम CVS कराएंगे, एमनियोसेंटेसिस करेंगे, या अल्ट्रासाउंड कराएंगे, या पैरासिंथेसिस करेंगे. ठीक है, तो एमनियोसेंटेसिस वुड बी द राइट ऑप्शन. अब ये सवाल ना मुख्तलिफ तरह ये घुमा कर पूछता है. SK 21 में वो किस तरह पूछ रहा था कि प्रीनेटल डायग्नोसिस के लिए हम इनिशियली कौन सा स्क्रीनिंग टेस्ट कर रहे होते हैं विजुलाइज करने के लिए न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स. हमने उसमें अल्ट्रासाउंड किया था. अब वो स्पेसिफिकली पूछ रहा है कि कौन से प्रोसीजर से हमने स्पेसिफिक एंजाइम के लेवल्स चेक करने हैं, लाइक एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज के लेवल हमने देखने हैं. तो वो हम एमनियोसेंटेसिस चूज़ करेंगे. एमनियोसेंटेसिस हम चूज़ करते हैं अल्फ़ा फीटोप्रोटीन लेवल्स के लिए, एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज के लिए, टू कंफर्म द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स. आप इसमें कंफ्यूज कहाँ पे हो सकते हैं? दो ही जगहों पे हो सकते हैं. CVS में हो सकते हैं, कोरियोनिक विलर सैम्पलिंग में, या एमनियोसेंटेसिस में. तो कोरियोनिक विलर सैम्पलिंग नहीं करना, एमनियोसेंटेसिस करना है. ठीक है. Then a subject is tested on their ability to perceive differences in the intensity of light. The property of adjusting sensitivity to different light levels is called adaptation, modulation या perception. So adaptation जैसे हमने पढ़ी थी, dark adaptation, light adaptation होती है, तो this is adaptation. अगर एलिमिनेशन टेक्निक से भी देखें तो परसेप्शन तो किसी चीज़ को देखकर उसका डिस्टेंस और उसकी हाई डेप्थ मालूम करना होता है. मॉड्यूलेशन तो किसी मोडालिटी को मॉड्यूलेट करना होता है, बी इट योर सेंस ऑफ टेस्ट, टच, हियरिंग. तो अडेप्टेशन वुड बी राइट ऑप्शन. और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन यूटिलाइजेज द साइक्लिक GMP सेकेंड मैसेंजर सिस्टम्स. ठीक है, तो बैड ग्रैंड समथिंग इसका निमोनिक था FA में. ठीक है, तो ये वहाँ से आया. अगर वो याद हो आपको तो फिर आप कर सकते हो. अब उसमें ऑक्सीटोसिन है, ANP है, प्रोलैक्टिन है, या फिर इंसुलिन आ जाती है, ग्रैंडपा. ठीक है, तो ANP और जो नाइट्रिक ऑक्साइड हैं, दे आर द क्लासिक एग्जाम्पल्स ऑफ हार्मोन्स और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स दैट यूज साइक्लिक GMP. यहाँ पर दो ही लिखी हुई हैं. ठीक है, ऑक्सीटोसिन नहीं हो सकता, ANP है और नाइट्रिक ऑक्साइड है. नाइट्रिक ऑक्साइड ऑप्शंस में नहीं है. ठीक है, इंसुलिन तो टायरोसिन काइनेज को डाउनस्ट्रीम यूज़ करती है. ठीक है, ANP ही बचता है, तो ANP वुड बी द राइट ऑप्शन. ANP और नाइट्रिक ऑक्साइड आपने याद रखना है कि साइक्लिक GMP से होते हैं. A person is able to distinguish between a red apple and green apple placed side by side. This ability is specifically known as sensory perception, sensory discrimination, sensory modulation. तो वो कलर्स के हिसाब से अगर वो डिस्टिंग्विश कर पा रहा है एंड इज़ एबल टू प्लेस दैम साइड बाय साइड, तो इसका मतलब है द पर्सन इज़ एबल टू सेंसरी डिस्क्रिमिनेट दैम, इज़ एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू और मोर डिफरेंट स्टिमुलाई. तो यहाँ पे विजुअल स्टिमुलाई था, उसने डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो दिस इज़ सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन, नॉट सेंसरी परसेप्शन और सेंसरी मॉड्यूलेशन. Next is a patient presents with a hemoglobin level of 7.8, fever, jaundice, and a palpable spleen. What is the most likely diagnosis? Hereditary spherocytosis, sideroblastic anemia, CML और autoimmune anemia. अगर HB 7.8 है, उसको फीवर भी है, जॉन्डिस भी है, स्प्लीन भी पैल्पेबल है, बिगेस्ट क्लू. ठीक है, तो हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस वुड बी द राइट ऑप्शन. अब ऑटोइम्यून एनीमिया नहीं करेंगे, उसने किसी ऑटो एंटीबॉडीज़ का जिक्र नहीं किया. फिर CML में किसी सेल लाइन की बात नहीं की उसने, कोई ल्यूकोसाइट की बात नहीं की उसने. ठीक है, सिडरोब्लास्टिक एनीमिया में किसी आयरन की बात नहीं की. और स्प्लीन भी एनलार्ज है, आपकी रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम ने ब्रेक डाउन किया हुआ है. ठीक है,
तो हेरिडिटी स्फीरोसाइटोसिस वुड बी द राइट आंसर. एनीमिया, जॉन्डिस, स्प्लीनोमेगाली हाईली सजेस्टिव ऑफ अ स्मीलिटिक प्रोसेस लाइक हेरिडिटी स्फीरोसाइटोसिस. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेशेंट प्रेजेंट्स विद अ स्टैगरिंग गेट एंड लॉस ऑफ बैलेंस ऑन द राइट साइड. ऑन एन एग्जामिनेशन दे हैव डिसमेट्री ऑफ द राइट लिम्ब. वेयर इज द लीजन लोकेटेड. अगर उसको स्टैगरिंग गेट है और राइट साइड पे बैलेंस का मसला है तो सोच सकते हैं कि हम सेरिबेलम का मसला है. एग्जामिनेशन पे उसको राइट लिम्ब का ही डिसमेट्रिया है, तो उसकी लीजन कहाँ पे है. सेरिबेलम में हमेशा इप्सिलैटरल लीजन्स होती हैं, ठीक है. तो राइट साइड का मसला है तो ऑप्शंस देखते हैं. लेफ्ट सेरिबेलर साइन नहीं हो सकता, राइट सेरिबेलर साइन आंसर है. इंटरनल कैप्सूल नहीं हो सकता, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर नहीं हो सकता, तो राइट सेरिबेलर साइन वुड बी द आंसर, क्योंकि इप्सिलैटरल क्लिनिकल साइंस आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशेंट प्रेजेंट्स विद मोटर पावर लॉस इन बोथ द अपर एंड lower limbs, hemiplegia accompanied by double vision and a third nerve palsy of the right eye. So where is the lesion? So क्या क्या हुआ उसको. पेशेंट को मोटर पावर लॉस हुआ दोनों अपर और लोअर लिम्स के अंदर, ठीक है. हेमीप्लीजिया हो गया, साथ में डबल विजन भी आ रही है यानी डिप्लोपिया, साथ में थर्ड नर्व की पॉलिसी भी आ रही है राइट साइड की. अब उसको लीजन कहाँ पे है. राइट इंटरनल कैप्सूल में, लेफ़्ट इंटरनल कैप्सूल में, मिड ब्रेन में या सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, ठीक है. पेशेंट को मिड ब्रेन के अंदर लीजन है. ये वेबर सिंड्रोम का पेट सिनेरियो दिया हुआ है जहाँ पे पेशेंट को डिसेंडिंग मोटर फाइबर्स डिस्टर्ब होने की वजह से हेमीप्लीजिया भी हो रहा है, और क्योंकि मिड ब्रेन के अंदर थर्ड और फोर्थ क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई पड़े होते हैं तो थर्ड नर्व डैमेज हुई है जिसकी वजह से उसको डबल विजन आ रहा है, थर्ड नर्व की पॉलिसी आ रही है. तो ये मिड ब्रेन में ये दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं वेबर सिंड्रोम में. बाकी राइट इंटरनल कैप्सूल में उसके मोटर सिम्टम्स हम कर सकते हैं एक्सप्लेन, लेकिन फिर राइट आई में जो नर्व पॉलिसी हो रही है थर्ड की वो नहीं एक्सप्लेन हो सकती. सेरिब्रल कॉर्टेक्स की अगर बात करें तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में भी डबल विजन या थर्ड नर्व पॉलिसी एक्सप्लेन नहीं हो सकती. तो मिड ब्रेन वुड बी द राइट ऑप्शन, वेबर सिंड्रोम. Then a laboratory technician is attempting to visualize the capsule of Bacillus anthracis. Which of the following is a specific staining method used for this purpose? Amphidecan stain, Sudan black, then Van Gixon और blood agar, ठीक है. तो एम्फेडीन स्टेन होती है. एम्फेडीन स्टेन यूज़ करती है पॉलीक्रोम मिथाइलिन ब्लू को के जो बैसिलस एंथ्रेसिस का कैप्सूल है वो उसको हाईलाइट करे एज पिंक या मोव. तो जो उसका कैप्सूल है वो पिंक या मोव कलर का हो जाता है एम्फेडियन स्टेन से. और एम्फेडियन स्टेन होता क्या है, उसमें पॉलीक्रोम मिथाइलिन ब्लू होता है, ठीक है. पॉलीक्रोम मिथाइलिन ब्लू होता है और कन्वर्ट क्या करता है वो पिंक या मोव कलर में कैप्सूल को. Then a laborer working in a hot environment with inadequate water intake presents with profuse sweating and which electrolyte imbalance is most likely to occur. तो वाटर लॉस हुआ उसका स्वेटिंग में. इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्या है, हाइपरकैलीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया या हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है. और इनएडिक्वेट वाटर इनटेक भी था. तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में क्या है कि उसकी जो बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं बॉडी के वो कंसनट्रेट कर सकते हैं. हाइपरनेट्रीमिया हो सकता है, एक्सेसिव स्वेटिंग भी थी साथ में. तो हाइपोटोनिक फ्लूइड का लॉस हो गया, ज़्यादा वाटर लूज़ हुआ दैन सॉल्ट, तो रिलेटिव इंक्रीज़ आ गया सीरम सोडियम कंसनट्रेशन में. तो हाइपरनेट्रीमिया वुड बी द right option. Then DNA analysis of a tissue sample shows a smear pattern on electrophoresis rather than a ladder pattern and this is characteristic of. अगर smear pattern आपको electrophoresis पे नज़र आ रहा है तो वो रिवर्सिबल इंजरी है या एपोप्टोसिस है, इरिवर्सिबल इंजरी है या फिर वो नेक्रोसिस है. सो नेक्रोसिस वुड बी द राइट ऑप्शन. जब भी आपको स्मेयर पैटर्न मिलता है ना वो नेक्रोसिस का होता है. स्मेयर कब बनता है, जब डीएनए डिग्रेडेशन रैंडमली हो रही होती है तो स्मेयर की तरह प्रेजेंट करेगी. जबकि जो एपोप्टोसिस होती है उसके अंदर प्रोग्राम्ड इंटर न्यूक्लियोसोमल क्लेवेज होती है, ठीक है. तो लैडर वाला पैटर्न बनता है. तो ये याद रखना है, स्मेयर पैटर्न इज़ नेक्रोसिस एंड द लैडर पैटर्न इज़ एपोप्टोसिस. Next question, a patient with a known history of gastric ulcers presents with severe knee pain due to osteoarthritis. Which analgesic is the safest option to avoid gastrointestinal complication?
सेलिकोजेब, नाप्रोक्सन, एस्पिरिन, तो कौन सी आपको सेफेस्ट ऑप्शन है टू अवॉइड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशन? सेलिकोजिब इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन। बाकी जो नेप्रोक्सन या एस्पिरिन मेंशन की है, इनसे तो ये अल्सर्स वगैरह हो सकते हैं। सो सेलिकोजिब सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर है सिर्फ, जिसका लोअर रिस्क होता है एग्रीवेटिंग गैस्ट्रिक अल्सर्स का कंपेयर टू द नॉन सेलेक्टिव जैसे एस्पिरिन होता है। बाकी एसिटामिनोफेन भी सेफ़ होता है स्टमक के लिए, लेकिन इन्फ्लेमेटरी बोन पेन में उसका इतना रोल नहीं होता, तो देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सेलिकोजिब इज़ अ बेटर ऑप्शन कि अगर आपने देनी है तो सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर सेलिकोजिब दें, उसका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशंस वुड बी लेसर। ठीक है। देन a patient presents with a loss of vibration and proprioception in the lower limbs, which spinal tract is specifically involved? अगर वाइब्रेशन और प्रोप्रियोसेप्शन ख़त्म हो गई है तो स्पाइनल ट्रैक्ट कौन सा होगा? एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक फेसिकुलस क्यूनिएटर्स, लैटरल स्पाइनोथैलेमिक फेसिकुलस ग्रेसिलस। वेरी इजी। ठीक है, फेसिकुलस ग्रेसिलस वुड बी द राइट ऑप्शन। एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक नहीं हो सकता, वो क्रू टच और प्रेशर के लिए होता है। फेसिकुलस क्यूनिएटस तब होता अगर आर्म्स मेंशन होते हैं। यहाँ पे लेग्स की बात है, लिम्स की बात है, लोअर लिम्स की बात है। लैटरल स्पाइनोथैलेमिक में पेन और टेम्परेचर मेंशन होता, तो डी वुड बी द राइट ऑप्शन, फेसिकुलस ग्रेसिलस। दैन क्यूनिएटस जो है वो T6 और अबव के लिए होता है, बिलो डैट आपके पास फेसिकुलस ग्रेसिलस होता है। नेक्स्ट अगले पार्ट में करते हैं।